सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे एक है कंज्यूमर और कंज्यूम। इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर आपको याद हो तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है वर्ब का और एक कॉन्सेप्ट आता है सब्जेक्ट का। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया और सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्रिया वो फिजिकल एक्टिविटी है जो सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है। जैसे हंसना बोलना एक तरह की क्रिया है, फिजिकल एक्टिविटी है। और कर्ता कौन होता है? जो भी फिजिकल एक्टिविटी करता है वो क्या है? कर्ता है। तो उपभोग होता है अपनी इच्छाओं के लिए। मनुष्यों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं के लिए हम अलग अलग वस्तुओं का उपभोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पढ़ने के लिए किताब चाहिए। तो ये क्या है? अलग अलग वस्तुओं की हमें ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरे करने के लिए उन गुड्स का, वस्तुओं का हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसी को उपभोग कहा जाता है, कंज्यूम कहा जाता है, कंजप्शन कहा जाता है। तो कंज्यूम तो हो गया वर्ब, एक क्रिया हो गई, और जो कंज्यूम करेगा, कंजप्शन करेगा, उसको कहते हैं उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन होता है किसी भी वस्तु का उत्पादन पैसा कमाने के लिए। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर बनाया गया, जिस कंपनी ने बनाया वो पैसा कमाने के लिए बनाया। तो क्या किया? इसका उत्पादन किया। जो बनाया है अर्थशास्त्र की भाषा में उसको कहते हैं प्रोडक्शन या फिर उत्पादन। तो जिस फर्म ने इसका उत्पादन किया वो फर्म क्या हो गई? प्रोड्यूसर हो गई। तो उत्पादन क्या है? एक क्रिया है, और जो उत्पादक है वो सब्जेक्ट है, यहां पर करता है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का। आपके घर में कुछ तनख्वाह आती है हर महीने, या आपको ही कुछ जेब खर्च मिलता है। तो हो सकता है उस जेब खर्च में से आप सारे के सारे पैसे ना खर्च करके कुछ पैसा बचा लो। 100 रुपये आपको मिले तो उसमें से कुछ के आपने किताब खरीद ली, कुछ के आपने कुछ खा लिया, तो 90 रुपये खर्च कर दिए, 10 रुपये आपने बचा लिए। ये 10 रुपये आपने खर्च नहीं किया। तो ये क्या होती है? हमारी सेविंग होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। आम बोलचाल की भाषा में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही तराजू में तौला जाता है, लेकिन ये एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टमेंट होता है आपने पैसा तो खर्च किया, लेकिन वो पैसा वापस लौट कर आ सकता है। बहुत सीधे शब्दों में अगर इसको समझें तो यही है इसका डेफिनेशन। जैसे कि आपने इस 100 रुपये में से आपने 10 रुपये की एक चॉकलेट खरीद ली, लेकिन ये चॉकलेट आपने खाई नहीं, आपने इस चॉकलेट को कंज्यूम नहीं किया, उपभोग नहीं किया इसका। आपने इस चॉकलेट को अपने पास बचा के रखा और आगे जाकर 12 रुपये का बेच दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर जो 10 रुपये खर्च किए थे, ये 10 रुपये आपके वापस लौट कर आ सकते थे जब ये चॉकलेट आप वापस किसी को बेच दोगे। तो ये जो 10 रुपये आपने यहाँ पर खर्च किए, ये क्या है? आपका निवेश है। तो पैसा आपने खर्च तो किया, लेकिन वो पैसा वापस लौटकर आपके पास आ सकता है, उसको कहते हैं निवेश। लेकिन वो पैसा जो आपने खर्च ही नहीं किया, अपनी जेब में बचा के रखा हुआ है, उसको कहते हैं बचत। अर्थशास्त्र की भाषा में ये फर्क है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इनको एक ही तराजू में तौला जाता है। अगला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है वो क्या है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो पैसा कमाने के लिए वो क्या है? आर्थिक क्रिया है। आपके पिताजी नौकरी पर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो क्या है? आर्थिक क्रिया है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे पैसा आता हो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर याद देना, क्रिया क्या होती है? फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर उससे पैसा नहीं आ रहा है तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। आर्थिक क्रिया वही होती है जिससे धन भी कमाया जाए। नेक्स्ट है वाई इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र क्यों, हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी को हिंदी में कहते हैं दुर्लभता। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उन वस्तुओं के हिसाब से हमारी आवश्यकताएं बनी हुई हैं, हमारी कुछ ज़रूरतें बनी हुई हैं। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं, असीमित है, कहीं पर भी सीमित नहीं हो सकती। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, पैदल कहीं पर जा रहे हो तो आप सोचोगे यार साइकिल आ जाए तो मज़ा आ जाए। साइकिल आपको मिल गई तो सोचोगे यार चलाने में पैर दर्द हो रहा है, अगर मोटरसाइकिल मिल जाती तो मज़ा आ जाता। मोटरसाइकिल मिल जाती है किसी के पास, आपने कार देख लिया तो कार की इच्छा उत्पन्न हो गई।
कार देख लिया तो और किसी चीज की बहुत बड़ी कार की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो ऐसे हमारी इच्छाएं जो है लगातार बढ़ती रहती हैं, लेकिन हमारे जो संसाधन हैं, फैक्टर्स हैं, वो लिमिटेड रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। तो इन अनलिमिटेड वांट्स को इन लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से कैसे बांटा जाए, इसी को कहते हैं दुर्लभता, इंग्लिश में स्कैर्सिटी। तो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं, लेकिन संसाधन थोड़ी हैं इतने इस देश में या फिर दुनिया में। तो ये एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, यही हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने में मदद करते हैं। इकोनॉमिक्स हम इसीलिए पढ़ते हैं। आज से लेके 12th क्लास एंड तक या फिर ग्रेजुएशन तक आप इसी प्रॉब्लम्स को, इन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे समझते रहोगे, कैसे इनसे निपटा जाता है। तो आप समझ गए इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, यही बेसिक ज़रूरत है इस चैप्टर के हिसाब से। अगर पूरा का पूरा बताने जाएंगे तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स इकोनॉमिक्स के, यानी कि घटक क्या हैं इसके। तो घटक 3 हैं। एक घटक होता है उपभोग करना, दूसरा घटक है प्रोडक्शन, उत्पादन करना, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना। कंजप्शन किस चीज़ का? कंजप्शन वस्तुओं का अपनी इच्छा के हिसाब से। आपके घर में हर महीने एक लिमिटेड सैलरी आती है, उस लिमिटेड सैलरी के हिसाब से ही आपको इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, इस तरह के वस्तुओं का चयन करना पड़ता है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएं और क्या बोलते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद भी आए पैसा खर्च करने में। जैसे कि अब आपके घर में सैलरी आई, तो सैलरी आएगी तो सबसे पहले आप फूड खरीदोगे कि कार खरीद लोगे? बेसिक सी बात है कि सबसे पहली नीड है आपकी फूड, तो फूड खरीदेंगे हम। कार, अगर हमारे पास एक्सेस पैसा है तो हम कार भी खरीदेंगे, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी है। तो उपभोग करना ऐसी वस्तुओं का या ऐसी वस्तुओं का कॉम्बिनेशन बनाना अपनी लिमिटेड इनकम के हिसाब से, ताकि आपका जो है सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके, आपकी संतुष्टि जो है वो उच्चतम स्तर तक जा सके। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। अब प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है तो ऐसी वस्तु का प्रोडक्शन करेगा जिससे कि उसकी इनकम हो सके मैक्सिमम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोई भी आदमी मान लेते हैं कश्मीर में रहता है और कश्मीर में जाकर वो टी शर्ट्स का उत्पादन करता है, तो वहां पर क्या टी शर्ट्स बिकेंगी? नहीं बिकेंगी, लॉस में आ जाएगा उसका धंधा। या फिर कोई केरल में रहता हो, वहां पर जाकर स्वेटर का उत्पादन करने लगे तो वहां पर स्वेटर नहीं बिकेगा। तो किन वस्तुओं का उत्पादन करें ताकि उसकी इनकम मैक्सिमम हो सके, या किन नीतियों के हिसाब से, प्लान के हिसाब से यूज करें कि वो मशीन्स लगाए ज़्यादा या फिर लेबर फोर्स लगाए ज़्यादा। इस तरह की प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसर्स को झेलनी पड़ती हैं प्रोडक्शन के टाइम पे। तो इससे जूझने के लिए इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना। वितरण करना किस चीज़ का? आय का, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना। किसी भी फर्म को या फिर प्रोडक्शन को ओपन करने के लिए 3-4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। मैं लिख देता हूं यहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं भूमि, इसको कहते हैं श्रम, इसको कहते हैं पूंजी और ये संस्थान। तो लैंड अगर किसी ने लगाया है तो उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा इनकम के रूप में। लेबर को वेजेस मिलेंगे, मजदूरी मिलेगी। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलेगी। तो ये क्या है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से किया जाए ताकि सभी लोगों के पास वो ठीक ठाक मात्रा में पहुंच जाए, कोई भी वंचित ना रहे। तो ये कंपोनेंट्स हैं कुछ इकोनॉमिक्स के, यानी कि इकोनॉमिक्स हमारी ये पढ़ने में, समझने में मदद करता है। क्यों इकोनॉमिक्स है ये हमने समझ लिया। तो ये बेसिक चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ, यानी कि सांख्यिकी क्या होती है और क्यों हम इसको पढ़ेंगे। ये पूरी की पूरी बुक बनाई ही क्यों गई है। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक इंफॉर्मेशन है, सूचना है, जो 2 शर्तों को पूरी करती हो। एक तो नंबर्स में हो, संख्या में हो, और दूसरा उससे कुछ निष्कर्ष निकाला जा रहा हो, कंक्लूड किया जा रहा हो, कुछ कंक्लूजन निकाला जा रहा हो।
ऐसी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। जैसे मैं अगर कहूं कि राम की हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो ये नंबर्स तो हैं लेकिन इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा। क्या बताना चाह रहा हूं मैं इससे कि राम की हाइट 5 फुट 11 इंच है, कुछ इससे निष्कर्ष नहीं निकला, कुछ इसका तुक बना नहीं, हाँ बस बता दिया ऐसे ही। लेकिन अगर मैं कहूं कि पिछले साल भारत ने 100 वनडे मैच जीते हैं और 20 वनडे मैच हारे हैं, तो इससे एक इंफॉर्मेशन निकली कि जीते ज्यादा हैं और हारे कम है। एक तुलना कर पाए, हम कंपैरिजन कर पाए दो डेटा के बीच में, कुछ कंक्लूड कर पाए, लेकिन यहां पर कुछ हम कंक्लूड नहीं कर पाए। तो सांख्यिकी इस तरह का डेटा नहीं कहलाता, इस तरह का डेटा कहलाता है कि एक तो वो नंबर्स में हो और दूसरा क्या हो, वो कुछ कंक्लूजन निकाल रहा हो। अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं कि अमेरिका भारत से ज्यादा अमीर है, तो यहां पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। अमीर है मतलब कितना अमीर है? अब कोई भी आदमी अगर किसी के पास 100 रुपए हैं और दूसरे के पास 101 रुपए हैं, तो ये इससे अमीर तो है लेकिन बहुत ज्यादा अमीर थोड़ी है, 1 रुपए का फर्क आया, तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकला, इससे कुछ अच्छा वाला निष्कर्ष नहीं निकला। तो इस तरह के डेटा कि कम है, ज्यादा है, अमीर है, गरीब है, बूढ़ा है, जवान है, इस तरह के डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। इन दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, तभी हम उसको स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी कह सकते हैं। तो ये है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी को दो रूप में बांटा गया है आपकी किताब के हिसाब से, एक तो प्लूरल और दूसरा सिंगुलर, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में, पहले बहुवचन समझ लेते हैं। तो बहुवचन सांख्यिकी उस तरह का डेटा होता है जो बहुत बड़े स्तर पर इकट्ठा किया जाता है और बहुत बड़े स्तर पर प्रेजेंट किया जाता है। जैसे सेंसस, जनसंख्या का जितना भी डेटा आता है वो क्या है? बहुवचन डेटा, बहुवचन सांख्यिकी है। उससे हम बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कितनी मेल पॉपुलेशन है हमारे देश में, कितनी फीमेल पॉपुलेशन है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, और ये सभी नंबर्स में। अब अगर कोई ये कहे कि भारत में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब कितने? अगर हम यहाँ पर ये कहें कि हाँ भाई 100% जनता में से 60% जनता जो है गरीब है, तो यहाँ पर हाँ समझ में आया कि अमीर लोगों से ज़्यादा गरीब जनता भारत में ज़्यादा है, तो एक निष्कर्ष निकाल पाए हम। तो सेंसस से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो बहुवचन सांख्यिकी में आता है, या फिर नेशनल डेटा जितना भी बनाया जाता है वो सभी बहुवचन सांख्यिकी में आता है। एक वचन सांख्यिकी क्या है अभी थोड़ी देर में आऊँगा मैं इस पर। फीचर समझ लेते हैं हम प्लूरल स्टैटिस्टिक्स के, यानी कि बहुवचन सांख्यिकी के। तो पहला है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों का समूह होना चाहिए। हम किसी भी एक नंबर पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने यहां पर ही एग्जांपल दिया कि राम की हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो इससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला कि कुछ विशेषता है कि बहुत ज्यादा हाइट है उसकी या फिर बहुत ही कम हाइट है उसकी, इससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। तो फैक्ट्स का, तथ्यों का समूह होना चाहिए बहुत सारे डेटा को कंपेयर करके, ताकि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकें। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि संख्याओं में वर्णित होना चाहिए, ये नंबर्स में मेजर होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कोई अगर ये कहे कि बहुत गरीब है, बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, बहुत ही लंबा है, बहुत ही छोटा है, ये सांख्यिकी नहीं होती है। बहुत लंबा मतलब कितना, बहुत पढ़ा लिखा मतलब कितना, तो इसको नंबर्स में मेजर होना ज़रूरी है, ताकि एक बहुत ही सर्टेन कंक्लूजन तक हम पहुंच सकें, निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इसलिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड ये होना चाहिए। अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, यानी कि अनेक कारणों से प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी डेटा, कोई भी कंक्लूजन एक कारण से प्रभावित होगा तो उस कारण को हटाते ही वो डेटा शून्य हो जाएगा। जैसे कि कीमत बढ़ना, कीमत बढ़ने के कारण बहुत सारी चीज़ें और चेंज हो सकती हैं, मार्केट में डिमांड चेंज हो सकती है, सप्लाई चेंज हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अगर कीमत वाला फैक्टर हटा दिया जाए तो कुछ भी चेंज वहाँ पर नहीं होगा, सबका वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि मल्टीपल कॉजेज से अफेक्ट हो हमारा डेटा स्टैटिस्टिक्स। रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि उचित मात्रा में शुद्धता होनी चाहिए डेटा में,
शुद्धता का मतलब है कि अगर हम ये कह रहे हैं, जैसे नेशनल लेवल पर इतने सारे डेटा आते हैं, सेंसस आता है कि इतनी जनसंख्या हमारे देश में है, इतनी पढ़ी लिखी जनसंख्या है, इतना अमीर गरीब लोग हैं, इस तरह के डेटा मार्केट में आते हैं। तो अगर उसमें एक्यूरेसी ना हो तो विश्व स्तर पर हमारे खराब हालत हो सकती है, या फिर एक तरह से कहें अनादर हो सकता है, बेइज्जती हो सकती है। तो डेटा में एक्यूरेसी होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भी डेटा को कहीं प्रेजेंट करें, बताएं किसी को भी, तो ये कोशिश करें कि उसमें एक्यूरेसी, शुद्धता बहुत ही एक निश्चित मात्रा तक है, उसमें बहुत ही खराब ना हो कि 50% एक्यूरेट है भाई सिर्फ, यानी कि आपका डेटा 50% तो खराब है, उस पर किस तरह से विश्वास किया जाए। इसलिए एक्यूरेसी पर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए वो आंकड़े। अब ऐसा ना हो कि आपने एक जगह तो तुलना करी कि यहाँ पर जो राम की हाइट है वो 5 फुट 11 इंच है, और जो कमल है, कमल से तुलना कर रहे हैं कि कमल का वजन जो है, वेट, वो 60 kg है। तो कोई तुलना बनी क्या? ये 5 फुट 11 इंच हाइट, यहाँ पर 60 kg वजन, कोई तुलना नहीं बनी। क्या कंक्लूजन निकालेंगे? लेकिन अगर हम यहाँ पर हाइट की ही तुलना करेंगे कि कमल की जो हाइट है वो 4 फुट 10 इंच है, तो ये कंक्लूजन निकला कि हाँ भाई कमल राम से छोटा है। लेकिन इस वाले डेटा में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। तो जो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए डेटा, अगर हम किसी का वेट का बता रहे हैं तो दूसरे वाले का भी वेट का ही होना चाहिए, तभी तो तुलना हो पाएगी एक्यूरेट। ठीक है, तो संबंधित होने चाहिए ये। प्री डिटरमाइंड पर्पस, कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए डेटा इकट्ठा करने का। अब आप कोई भी डेटा इकट्ठा करने जाते हो, डेटा कलेक्ट करने जाते हो, तो कोई अपने मन में एक निश्चित पर्पस बना के जाओगे। जैसे कि हो सकता है आप अपनी क्लास में ही जाओ और देखो, सोचो ये दिमाग में कि किसके ज़्यादा नंबर इंग्लिश में आए हैं, तो ये पता करने के लिए आपको सभी बच्चों से नंबर पूछने पड़ेंगे, और उसके बाद आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने बच्चों के 80 से ऊपर नंबर आए हैं, कितने बच्चों के 70 के ऊपर नंबर आए हैं, वगैरह वगैरह। तो एक प्री डिटरमाइंड पर्पस था आपके पास कि आप ये जानना चाहते थे कि इंग्लिश में किसके ज़्यादा नंबर आए हैं, तभी आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो। और जब आपके मन में कोई भी प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा, पूर्व निर्धारित उद्देश्य होगा, तो ही आप उस दिशा में सही से, ठीक से, अच्छी तरह से डेटा इकट्ठा कर पाओगे, स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा कर पाओगे। एन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड भी हो सकता है ये। इसको कहते हैं गणना या अनुमान। जैसे आपने न्यूज़ चैनल में सुना हो कि पीएम की रैली में 1 लाख लोग उपस्थित थे। अब वहाँ पर जो न्यूज़ एंकर था वो गिनने नहीं गया था बिल्कुल भी, बस वो उसने इतनी सारी भीड़ देखकर एक अंदाज़ा लगाया कि हाँ इतने लोग उपलब्ध रहे होंगे। या फिर स्टेडियम में लिखा हुआ आता है कि 35,000 दर्शक इस समय स्टेडियम में मौजूद हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ लगभग इतनी कैपेसिटी है स्टेडियम की, इतनी कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और खचाखच वो सारी की सारी भरी हुई हैं, तो हाँ लगभग इतने लोग स्टेडियम में मौजूद हैं। तो एक अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट एक्यूरेसी का, कि हाँ लगभग इतने लोग थे। इस तरह के डेटा को, ऐसे भी डेटा इकट्ठा किया जाता है। कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, व्यवस्थित रूप से संकलित होने चाहिए, यानी कि इकट्ठा उनको जो किया है वो सिस्टमैटिक मैनर में इकट्ठा होना चाहिए, ताकि आपको उनको फिर प्रेजेंट करने में या फिर किसी भी तरह की समरी बनाने में आसानी हो। ये कैसे होगा सिस्टमैटिक मैनर, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। तो ये हो गया प्लूरल स्टैटिस्टिक्स का फीचर्स, विशेषताएं। अब हम समझते हैं सिंगुलर, एक वचन क्या होता है। तो एक वचन सांख्यिकी जो है वो मेथड है, एक विधि है, किस चीज का? कलेक्शन करने का। डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, ये सारी विधियां बताएगा ये। फिर उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, फिर एनालिसिस कैसे किया जाएगा, ये सभी जो बताता है, ये सब एक वचन सांख्यिकी का पार्ट है। कलेक्शन को हिंदी में कहते हैं संकलन, और ऑर्गेनाइजेशन को व्यवस्थितीकरण, प्रेजेंटेशन को प्रस्तुतिकरण, और एनालिसिस को विश्लेषण। तो एक विधि है एक वचन सांख्यिकी, जो इन सभी, यानी कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से किया जाएगा, क्रियाकलाप, एक्टिविटी की जाएगी, वो मेथड बताएगा, विधि बताएगी, उसको कहते हैं एक वचन सांख्यिकी। बहुवचन सांख्यिकी क्या है?
ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए सांख्यिकी उपकरण, स्टैटिस्टिक्स टूल्स। टूल्स आपको पता है क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो आदमी का काम आसान कर दे वो टूल्स होती है। जैसे बाइक का पेच खोलने के लिए पेचकस की जरूरत होती है, प्लास की जरूरत होती है, वगैरह वगैरह। तो क्या है, वो एक तरह के टूल्स हैं, इंसान का काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ये टूल्स हैं। संख्याओं को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है इन टूल्स की सहायता से। क्या है वो टूल्स? तो स्टेजेस हैं कुछ। स्टेजेस क्या है? पहली स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर हमें किसी भी चीज के बारे में पता करना है तो सबसे पहले डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग गरीब नहीं हैं, ये गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर हैं, कितने लोग नीचे हैं, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे, ये पहली स्टेज है। तो हमें सबसे पहले कलेक्शन करना पड़ता है डेटा का। तो डेटा का कलेक्शन कैसे होगा? तो उसके लिए दो टूल्स दिए गए हैं, सेंसस और सैंपलिंग। दूसरी स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन। अब इस डेटा को जो आपने संकलन किया है जिन आंकड़ों का, उन आंकड़ों को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। हिंदी में इसको कहते हैं व्यवस्थितीकरण। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सेकंड स्टेज है, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा डेटा को। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो टूल्स दिए गए हैं वो है एरे, टेलीबार, डेटा वगैरह वगैरह। तो इन सभी टूल्स का हम अध्ययन करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। या यूं कहूं कि ये पूरी की पूरी बुक जो है इन 5 स्टेजेस के बारे में ही है। आगे चलकर हमें ये सारे के सारे टूल्स इन 5 स्टेजेस के बारे में ही पढ़ने हैं। तो थर्ड स्टेज क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए डेटा को, अब आपने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया डेटा को। डेटा जब आप इकट्ठा करने जाओगे तो कोई कुछ चीज़ बताएगा, फिर उसको न्यूमेरिकल या फिर अपने फॉर्म में लेकर आओगे कि मैंने तो नंबर 1 पे ये वाला क्वेश्चन रखा है, दूसरे पे ये वाला, तीसरे पे ये वाला। तो उसको फिर ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेकर आओगे। तो प्रेजेंट करने के लिए 2-3 टूल हैं। क्या है? टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं हम। टेबल आपने देखा होगा, जैसे ये एक टेबल मैंने बना रखा है, ऐसे ही एक टेबल में प्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम्स में प्रेजेंट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। चौथी स्टेज है फिर एनालिसिस करेंगे, उस डेटा का विश्लेषण करेंगे कि ये जो डेटा इकट्ठा किया है इसका निष्कर्ष निकलता क्या है। जैसे मैंने बताया कि आप ये जानना चाहते हो कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं भारत देश में। तो आपने डेटा इकट्ठा किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेकर आए और फिर एनालिसिस किया कि कितने प्रतिशत, मान लेते हैं 20% निकला कि 20% लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, 20% लोग गरीबी रेखा, और बाकी के लोग गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं। तो ये एक तरह का एनालिसिस है। तो एनालिसिस करने के लिए एवरेजेस निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। ये हम आगे अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ये सभी। 5वीं स्टेज है फिर इंटरप्रिटेशन करना, निर्वचन करना। एनालिसिस से भी एक स्टेज ऊपर है कि और भी भीषण एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना डेटा का और इंटरप्रिटेशन करना। तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए मैग्नीट्यूड है और एवरेजेस का, परसेंटेज है, डिग्री वगैरह वगैरह ये हम निकाल सकते हैं। ये सभी टूल्स हैं जो इन काम को आसान बनाएंगे। ये सभी टूल्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। या फिर ये कहें कि पूरी की पूरी बुक जो है स्टैटिस्टिक्स की वो इन्हीं 5 टॉपिक्स पे ही डिपेंड है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे या फिर ये बुक किस बारे में है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है ये आप समझ गए। स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में घुसाया क्यों गया है, ठीक है। आप ये 8th 9th 10th में स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे टॉपिक्स आप इसमें कवर कर चुके हो पहले ही मैथ्स वाली बुक में। तो इकोनॉमिक्स में क्यों घुसाया गया है, इकोनॉमिक्स में क्या जरूरत है इसकी, ये आप समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है ये। अब हमें किसी भी तरह की इकोनॉमी के लिए डेटा चाहिए तो क्वांटिटेटिव नंबर्स में देगा। मैंने जैसे बताया यहाँ पर आपने गरीबी के आंकड़े इकट्ठा किए, आपने एनालिसिस किया कि 20% जनता जो है गरीबी रेखा से नीचे रह रही। तो एक नंबर्स में निकल के आया कि 20% जनता यानी कि 100 में से 20 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है, इससे निष्कर्ष निकालने में और ज़्यादा आसानी होती है। इंटरसेक्टरल या फिर इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, सहसंबंध निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 देशों में तुलना करनी है, 2 जातियों में तुलना करनी है, 2 स्थितियों में तुलना करनी है, 2 दशकों में तुलना करनी है। तो अलग अलग तरह के 2 चीज़ों में हम तुलना कर सकते हैं डेटा के माध्यम से।
वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट। अब कोई भी चीज निकल कर आई डेटा में, परेशानी निकल कर आई, तो उस परेशानी के पीछे का कारण क्या है और उस परेशानी को ठीक करने जाएंगे तो क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, इन पर हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे, तो उन गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों लोगों के पीछे का कारण क्या है, क्यों रह रहे हैं वो गरीबी रेखा से नीचे। तो और अगर हम कुछ इस तरह की नीतियाँ लेकर आए तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये सारे काम करने में आसानी होती है हमें। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल। अब कोई रिसर्च कर रहा है, कोई थ्योरीज बनाना चाहता है, मॉडल बनाना चाहता है, तो उसके लिए डेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही अगर हम चीज़ पर निष्कर्ष निकाल लेंगे तो हो सकता है वो दूसरी चीज़ पे एप्लीकेबल ना हो, तो दूसरी चीज़ पर भी एप्लीकेबल होगा, तीसरी चीज़ पर भी एप्लीकेबल होगा, उसके बाद ही कोई इकोनॉमिक मॉडल या फिर थ्योरीज हम बना सकते हैं। तो थ्योरीज बनाने में, मॉडल्स बनाने में बहुत ही काम आता है स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम। फोरकास्टिंग का मतलब है कि अगर मान लेते हैं हमने पिछले 10 साल के अपनी अर्थव्यवस्था का एनालिसिस किया कि जैसे फिस्कल डेफिसिट एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है पिछले 10 साल हर बार 3.5% से लेके 4% तक इसके आसपास ही रहता है, तो आगे आने वाले दशकों में किस तरह से ये रहेगा, तो इस पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ 3.5% या फिर 3% से 5% के बीच में रह सकता है। तो फोरकास्टिंग कर सकते हैं इकोनॉमी की भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन बनाने में बहुत ही मदद करता है डेटा। अब आंकड़े आ गए हमारे पास, तो जैसे एक आंकड़ा है जीडीपी का, हर साल बजट में पेश किया जाता है या फिर ऐसे भी निकालते रहते हैं, तो जीडीपी के आंकड़े से हम इक्विलिब्रियम संतुलन निकाल सकते हैं कि और कितना पैसा हमें चाहिए, कर्ज कितना लेना है या फिर कर्ज नहीं लेना है, कर्ज कितना देना है, वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बनाने में डेटा बहुत ही ज़्यादा काम आता है। पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करना है, बनानी है, किसी भी अलग अलग तरह की नीतियां बनानी है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब जैसे मल्टीपल सेंसस इकट्ठा किए कि एजुकेशन का एक सेंसस है, गरीबी का एक सेंसस है, भुखमरी का एक सेंसस है, ये सारे सेंसस निकाल लिए। अब एक डेटा निकल कर आया कि 20% जनता जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, 40% जनता जो है वो अनएजुकेटेड है और 60% जनता जो है वो भुखमरी में जी रही है। इस तरह का आंकड़ा, कोई रिलेशन नहीं है इसके बीच में, मैं केवल एक अंदाजा लगा रहा हूं। तो यहां पर क्योंकि 60% जनता भुखमरी में जी रही है, तो पॉलिसीज किस तरह की बनेंगी, सबसे पहले भुखमरी के लिए नीतियां बनाई जाएंगी कि पहले इसको प्रायोरिटाइज किया जाए, उसके बाद फिर दूसरा एजुकेशन पे आएगा, फिर तीसरा इधर आएगा। तो इस तरह की पॉलिसीज, नीतियां बनाने में आसानी होती है डेटा के हिसाब से। तो ये है महत्व, कुछ इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है हमें। अब एक और टॉपिक इसका रह गया लिमिटेशन का, वो और समझ लेते हैं, फिर चैप्टर करते हैं क्लोज। तो लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, यानी कि डेटा इससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। इस कुछ सीमाएं हैं इसकी। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, यानी कि सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करता है ये। मैंने बोला कि बड़ा है, छोटा है या फिर और जितने विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं, उनका अध्ययन नहीं करता ये, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का ही अध्ययन करता है, स्टडी करता है। एग्रीगेट ओनली, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, यानी कि सिर्फ समूहों का अध्ययन करता है, अकेली वस्तु का या फिर अकेले तथ्य का अध्ययन नहीं करता। होमोजेनिटी ऑफ डेटा, डेटा में एक रूपता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि अगर आप कहीं पर तुलना कर रहे हो किसी का हाइट से, तो सामने वाले का भी हाइट ही लोगे, तभी किसी तरह का निष्कर्ष निकल पाएगा। तो एक रूपता होनी चाहिए डेटा में, जो डेटा आप इधर ले रहे हो वही डेटा उधर भी ले रहे हो। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, यानी कि एक औसत में ही जो परिणाम आया है वो सही हो सकता है, पूरी तरह से सटीक उसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि कहीं पर कुछ ना कुछ डेटा वेरिएशंस हमेशा आएंगे। जब आप इतने बड़े लेवल पर इकट्ठा करने जाओगे तो डेटा वेरिएशंस ज़रूर आएंगे, तो कुछ औसत में ही उसको ठीक माना जा सकता है, पूरे की पूरी तरह से नहीं। विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, अगर हम किसी रेफरेंस के बिना इसको यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो रिजल्ट आए, परिणाम आए, वो गलत आए। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। जब
तो इसीलिए अध्ययन कीजिए, पढ़िए और उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इनको इकट्ठा करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा ही इसको यूज़ किया जा सकता है। प्रॉन टू मिसयूज यानी कि इसका मिसयूज किया जा सकता है। अब कोई भी डेटा है जो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर वो लग गया तो उसका वो गलत उपयोग कर सकता है। तो मिसयूज भी हो सकता है डेटा का, ये भी लिमिटेशंस हैं। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर क्लोज। सांख्यिकी क्या होता है, क्यों उसको अर्थशास्त्र में पढ़ने की ज़रूरत है, ये हमने समझा। और इसके साथ साथ समझा कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि टूल्स हमने समझे कि क्या क्या टूल्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अब एक एक करके स्टैटिस्टिक्स के ही वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिल जाएँ। धन्यवाद।